हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनिट 5 ऑफ द बुक इंक्लूसिव एजुकेशन। यूनिट 5 हमारी लास्ट यूनिट है। ये है अबाउट द कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन की इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कैसे हम सहयोग कर सकते हैं, कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी और सब यूनिट्स की तरह 5 सब यूनिट्स हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सब यूनिट, दैट इज अबाउट स्पेशल स्कूल्स एंड इंक्लूसिव स्कूल्स। इसके सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा था कि तीन चार टाइप्स के स्कूल होते हैं। एक तो होता है सेग्रीगेशन की पॉलिसी, होती है कि हम बच्चों को पढ़ाई नहीं रहे हैं, सोसाइटी से अलग कर रहे हैं। दूसरी बात आती थी स्पेशल स्कूल्स की, उन बच्चों के लिए हम अलग से स्कूल बनाएंगे जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों के लिए हम अलग से स्कूल बनाएंगे, मेन स्ट्रीम एजुकेशन से उनको अलग रखेंगे। दूसरे आते थे इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में देखा था हमने कि इंटीग्रेटेड के अंदर होता है कि बच्चा खुद अडेप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू दी स्कूल, तो उसके अपने आप को मतलब कि अडेप्ट करेगा, अपने आप को चेंज करेगा कि जितना बच्चा ज्यादा नॉर्मल होगा उतना उसके लिए बेहतर होगा और वो इंटीग्रेटेड स्कूल में पढ़ सकता है। फिर हमने पढ़ा था अबाउट द इंक्लूसिव एजुकेशन, जो ये चाहता था कि स्कूल चेंज करेगा फॉर ऑल दिस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की नीड्स को ध्यान में रख के स्कूल जो अपने आप को चेंज करेगा ताकि सभी बच्चों की एजुकेशन हो सके। इसकी अप्रोच होती थी एजुकेशन फॉर ऑल। इसमें हमें स्पेशल स्कूल्स और इंक्लूसिव स्कूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है कि स्पेशल स्कूल्स और इंक्लूसिव स्कूल्स में क्या डिफरेंस है, कि जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं और जो जनरल टीचर्स होते हैं उसके अंदर क्या फर्क होता है, उनकी ट्रेनिंग के अंदर क्या अंतर होता है। तो इस तरीके की बातें जो है इस चैप्टर के अंदर की गई है। और दूसरी बात आती है गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज लाई हैं, कि डीओई का क्या रोल है, फिर अलग अलग जो स्कीम्स लेकर आई है उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट सब यूनिट से स्टार्ट करते हैं, वो है अबाउट द स्पेशल स्कूल्स एंड इंक्लूसिव स्कूल्स। स्पेशल स्कूल्स के अंदर क्या होता है, सेपरेट स्कूल्स होते हैं स्पेशल एजुकेशन नीड वाले बच्चों के लिए, कि जो स्पेशल एजुकेशन नीड वाला बच्चा है उसके लिए हम स्पेशल स्कूल्स बनाएंगे, अलग से स्कूल बनाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको नॉर्मल स्कूल्स में नहीं भेज सकते जिनका स्पेशल एजुकेशन नीड्स होती है। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे को इतनी जरूरत नहीं होती स्पेशल टीचर की, तो उसको क्या करते हैं, हम जनरल स्कूल में उसको रखते हैं। जो टीचर होता है थोड़ा बहुत असिस्टेंस उसको प्रोवाइड कर देता है, या फिर जैसे सारे दिन उसने जनरल क्लासरूम के अंदर अपनी एक्टिविटीज की, देन फिर 2 घंटे या 1-2 घंटे के लिए स्पेशल टीचर उसको कोई और स्किल सिखा देगा जो उसकी एकेडमिक से रिलेटेड है, फंक्शनल स्किल सिखा देगा। और तीसरे टाइप के बच्चे होते हैं जिनकी इतनी ज्यादा नीड होती है, सीवर नीड्स होती है, उनको मोस्टली हम स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले या स्पेशल स्कूल्स में रखते हैं। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है कि कैन टेक प्लेस इन जनरल क्लासरूम में भी हो सकती है स्पेशल एजुकेशन, फिर रिसोर्स रूम में भी हो सकती है। रिसोर्स रूम होता है कि भाई हम बच्चे को अलग से लेके जाके एक स्पेसिफिक रूम के अंदर अ, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको फंक्शनल स्किल्स और एकेडमिक स्किल्स वगैरह सिखा रहे हैं। या फिर हो सकता है ये स्पेशलाइज स्कूल के अंदर। तो ये नीड की के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे की नीड क्या है, कितनी ज्यादा जरूरत है उसे स्पेशल एजुकेशन नीड्स की। और दूसरी बात पेरेंट्स की प्रेफरेंस की, पेरेंट्स कहाँ भेजना चाहेंगे उसे, जनरल स्कूल में या स्पेशल स्कूल्स में। और इसकी जो अप्रोच होती है स्पेशल स्कूल की, उसकी होती है इंडिविजुअल बेस्ड अप्रोच, कि वो हर एक बच्चे की इंडिविजुअली एजुकेशन प्रोग्राम बनाते हैं, आईईपी बनाते हैं, कि हर एक बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनकी अप्रोच होती है कि हर एक बच्चे को इंडिविजुअली ध्यान देने की कोशिश की जाती है। इसके अंदर बच्चे जो होते हैं वो एक सेपरेट कल्चर हो जाता है, उनको बिल्कुल बिल्कुल हम उनको अलग रखते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि ये बच्चे जो है स्पेशल एजुकेशन नीड वाले बच्चे हैं, तो इनको अलग कर देते हैं। तो इसको अलग करने से क्या होता है, वो एक अलग ही कल्चर के लिए अडेप्ट हो जाते हैं। भाई उनकी सोसाइटी एक जैसी है, फॉर एग्जाम्पल हियरिंग डिसेबल्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं, तो वो सारे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, साइन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। पर जैसे जब वो उससे बाहर आएंगे स्कूल से, जब अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करेंगे, तो और लोगों को तो साइन लैंग्वेज नहीं आती, सबको साइन लैंग्वेज नहीं आती है। तो इस वजह से उनको जो है फिर अडेप्ट करने में भी मुश्किल होती है, और इतना कॉन्फिडेंस जो है इनके अंदर फिर डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम करते हैं। तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है कि भाई बच्चा सोसाइटी के साथ अच्छे से फिर मेल जोल करके रह सकता है, उनकी बातें भी समझ सकता है, और साइन लैंग्वेज भी हम बच्चे को सिखाते हैं। और इस क्योंकि इसके अंदर हमने जो डाइवर्सिटी का कैटेगराइजेशन कर दिया है, इसकी वजह से स्पेशल स्कूल्स जो हैं
आज के टाइम में सरकार कह रही है कि स्पेशल स्कूल्स की बजाय हम स्पेशल टीचर्स को बनाएं और एक इंक्लूसिव एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड करें। अब इंक्लूसिव स्कूल्स के बारे में पढ़ते हैं। इंक्लूसिव स्कूल्स के अंदर क्या होता है, सेम स्कूल्स होते हैं। स्पेशल स्कूल्स में क्या था, स्पेशल अलग से स्कूल बनाए गए थे, लेकिन इंक्लूसिव स्कूल में वही हमारा स्कूल होगा, बच्चे अलग अलग होंगे, टीचर्स अलग हो सकती हैं और हम एक ही जगह बच्चों को पढ़ाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी बुक, हमारा टॉपिक। नेक्स्ट इसकी अप्रोच होती है एजुकेशन फॉर ऑल, कि सभी को एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी, क्वालिटी की एजुकेशन, और कि सबका हक है एजुकेशन के लिए, हम सबको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी रहती है कि बच्चों की सभी की नीड्स के अकॉर्डिंग, सभी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपने एजुकेशन स्ट्रेटेजीज को, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज करेंगे ताकि सब बच्चों का जो है डेवलपमेंट हो सके, सभी की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट, ये तो जनरल क्लासरूम, रिसोर्स रूम कहीं पे भी हो सकता है स्पेशलाइज स्कूल के अंदर, लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो जनरल क्लासरूम के अंदर होती है। जनरल क्लासरूम जहाँ पे सभी बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सब एक साथ बैठ के पढ़े। इसके अंदर तो स्पेशल स्कूल का एक सेपरेट कल्चर बन जाता है। इसके अंदर जो है वही कल्चर रहता है जैसे हम नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, वही हम स्कूल्स में भी फेस करेंगे और फिर घर जाएंगे, हमारी सोसाइटी वैसी है, तो वही डाइवर्सिटी तो है ही। इसके अंदर डाइवर्सिटी को जो है सेलिब्रेट किया गया है कि हम डाइवर्सिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। जब वो इंटरेक्ट करेंगे बच्चे से तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि जब वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि वो पहले से ही स्कूल से ही इस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि ठीक है, नॉर्मल बच्चा भी होता है और मैं मतलब कि डिफरेंटली एबल्ड हूँ, तो इस तरीके से जो है उसको फिर सोसाइटी के साथ इतना इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और अपनी लाइफ में भी वो अच्छा कर पाएगा। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ एस्टीम जो है इंक्रीज होगा। तो ये इंक्लूसिव और स्पेशल स्कूल्स में डिफरेंस। अब बात आती है स्पेशल एजुकेटर्स और जनरल टीचर्स के बारे में। स्पेशल एजुकेटर्स जो होते हैं उनकी ड्यूटीज और कुछ बच्चे भी सेम हो सकते हैं, सेम होते हैं। इवन भाई टीचर है, दोनों दोनों का काम ये है, उनका एम है, ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को पढ़ाए। दूसरी, बच्चे कैसे सेम हो सकते हैं, जो जनरल क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ा रहा है उसमें से कुछ बच्चे स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चे हैं, तो एक जनरल टीचर भी उनको पढ़ा रहा है और एक स्पेशल एजुकेशन टीचर होगा वो भी उनको पढ़ाएगा, तो उनके स्टूडेंट्स भी सेम हो सकते हैं और उनकी ड्यूटीज भी सेम हो सकती हैं। फिर भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। कैसे? पहला आता है कि जो स्पेशल एजुकेटर्स का होता है उनका मोर पेपर वर्क होता है, क्योंकि जो वो बच्चे होंगे उनका एक एक चीज का वो ध्यान रखेंगे कि भाई जैसे वो उनकी स्पेशल नीड्स है, उनकी पूरी नीड्स का एक पेपर वर्क होगा, पूरा पोर्टफोलियो वगैरह बनाया जाएगा कि भाई उनको उनके प्रोग्रेस के बारे में हर एक चीजें बनाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल स्कूल्स में नहीं होता, उनमें भी होता है, मतलब नॉर्मल टीचर नहीं बनाती, वो बनाती है रिपोर्ट कार्ड वगैरह कि भाई ऐसे बच्चे ने किया, इसमें ये परफॉर्मेंस थी इसकी। लेकिन स्पेशल एजुकेटर का ज्यादा पेपर वर्क होता है, क्योंकि वो कई बार क्या होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम भी बनाता है। चाहते ये है कि जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं और जनरल टीचर्स है वो दोनों एक साथ कोलैबोरेट करके बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करें ताकि बच्चे की इफेक्टिव लर्निंग हो सके, सभी बच्चों की। नेक्स्ट, केस मैनेजमेंट करता है स्पेशल एजुकेटर और जनरल टीचर दोनों करते हैं। केस मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि वो पूरी उसकी बायोडाटा वगैरह लिखते हैं कि उनकी फैमिली कैसी है, देन फिर कैसे हम उनको पढ़ाएंगे, कैसी एक्टिविटीज कराई जाएंगी। तो इस तरीके की बातें जो है स्पेशल एजुकेटर्स करता है कि उसको ट्रेन, जैसे स्पेशल एजुकेटर्स को आप जो बनोगे इन फ्यूचर की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है कि आपको जो है ऐसे पढ़ाना है बच्चों को, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको ऐसे ऐसे डील करना है, आपको इस तरीके के मेथड्स का यूज करना है। तो इस तरीके से उनको जो है उन्हीं मेथड्स का ये सारी चीजें जो है सिखाई जा रही है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने की। तो वो काम जनरल टीचर्स को प्रोवाइड नहीं किया गया है जो नॉर्मल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए उन दोनों को जो है एक कोलैबोरेशन के साथ एक कोऑपरेटिव वर्क जो है दोनों को परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्पेशल एजुकेटर्स के लिए कम बच्चे होते हैं। जैसे एक क्लासरूम के अंदर 30 बच्चे हैं तो मोस्टली कम ही बच्चे होते हैं जो स्पेशल एजुकेटर जिनके साथ डील करता है, लेकिन स्पेशल एजुकेटर्स के लिए उन बच्चों को संभालना बहुत जरूरी होता है। वो प्रेफर करें कि डेप्थ हो ओवर ब्रेड्थ, की क्या है कि हम जैसे 30 बच्चे हैं उसमें से 8 बच्चे स्पेशल एजुकेशन नीड्स के, तो उन 8 बच्चों को अच्छे से इंफॉर्मेशन अपनी अच्छे से उनकी सारी बायोडाटा वगैरह भाई अच्छे से उनको एजुकेशन जो है वो एजुकेटर प्रोवाइड करे, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे एक तो उनकी स्पेशल एजुकेशन नीड्स है तो उनको हैंडल करना थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए कम होते हैं तो
मतलब कि जैसे नॉर्मल स्कूल में टीचर प्यूपिल रेशियो चल जाता है हाई, लेकिन स्पेशल एजुकेटर के लिए टीचर प्यूपिल रेशियो जितना कम होता है उतना और इफेक्टिव होता है। अब एक बात सोच के देखो, 10 एक तो आप क्लासरूम के अंदर 30-40 बच्चों को पढ़ा रहे हो और एक जगह आप सिर्फ 8-10 बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो किसके अंदर बेटर इफेक्टिव आप एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान दे पाओगे? सिंपल सी बात है, जो स्मॉल ग्रुप होगा तो स्पेशल एजुकेटर्स के लिए जो है स्मॉल ग्रुप्स बना जाते हैं, बल्कि नॉर्मल टीचर के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि नॉर्मल टीचर का क्या है, वो पढ़ा देगी सबकी भाई आईक्यू तेज है, इतनी स्पेशल एजुकेशन नीड्स मतलब उनकी इतनी नीड्स नहीं है कि भाई उनको एक एक चीज आप बताओगे बिल्कुल, कि उनको लिखना भी सिखाओगे भाई। जो लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको होती है, जैसे डिसलेक्सिया वगैरह होता है, तो उनको लिखना भी सिखाना, डिसग्राफिया वगैरह, उनको लिखना सिखाना पड़ता है। तो इस तरीके की बातें जो नहीं होती है, नॉर्मल टीचर जो होता है उसको इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है एक एक बच्चे के ऊपर। लगाने तो चाहिए कि मतलब कि सबके ऊपर वो कार्य करेगा, सबके ऊपर एफर्ट लगाएगा, लेकिन स्पेशल एजुकेटर से बच्चे कम होते हैं, नॉर्मल बच्चे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, ये रिसोर्स टीचर का भी काम करता है। रिसोर्स टीचर जो हमने पढ़ा था, रिसोर्स रूम क्या होता है कि जैसे जनरल क्लासरूम चल रही थी, तो बाई चांस भाई बच्चे को वो चीज समझ में नहीं आई, तो उसको अलग क्लासरूम में भी लेके जा सकते हैं, उसको फंक्शनल स्किल्स और एकेडमिक स्किल्स सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने, जैसे बच्चे को रीडिंग नहीं आती, तो स्पेशल एजुकेटर उसको रीडिंग प्रोवाइड कर सकता है या फिर कोई और स्किल सिखा सकता है। तो इस तरीके से स्पेशल एजुकेटर्स और जनरल टीचर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए, ताकि एजुकेशन फॉर ऑल का जो हमारा ये इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है वो पूरा हो सके। कई बार देखा जाता है कि ये दोनों आपस में बात ही नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो फिर बच्चों का भविष्य जो है फिर क्या ही फायदा उस चीज से, जब हम सरकार इतनी सारी अच्छी चीजें कर रही है और ये दोनों जो आपस में कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए और सबकी एजुकेशन को बेटर इफेक्टिव बनाना चाहिए, सबकी बेटर इफेक्टिव लर्निंग हो। हमारी नेक्स्ट सब यूनिट आती है 5.3, दैट इज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। हम इन दोनों का रोल देखना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या क्या किया है। एक आता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो पहले देखते हैं रोल ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसमें क्या किया है, एक एडीआईपी स्कीम बनाई है इन 1981। उसके अंदर क्या होता है, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको एड्स प्रोवाइड की जाती हैं, साइंटिफिकली जो बनाई गई है मॉडर्न एड्स एंड अप्लायंसेस प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि उनकी डिसेबिलिटी का अफेक्ट जो है वो कम किया जा सके, और वो मतलब कि उनका अच्छे से रिहेबिलिएशन हो सके, और उनकी जो इकोनॉमिक अफेक्ट है जो कंट्री के लिए प्रोग्रेस करने में भी वो हेल्प करें। तो उनको एड्स अप्लायंसेस मतलब कि प्रोवाइड की जाती हैं डिसेबल्ड बच्चों को। जैसे कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसको हियरिंग एड प्रोवाइड कराना, कोई विजुअल इम्पेयर्ड है तो उसको सर्जरी भी करा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करना जो उसको जरूरत है, या फिर कोई बच्चा जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसके लिए कुछ अप्लायंसेस वगैरह प्रोवाइड करना। तो इस तरीके से एडीआईपी स्कीम जो है इस डिपार्टमेंट ने बनाई है, लेकिन इसके अंदर सभी जो पर्सन होते हैं उनको जो है ये एड नहीं दी जा सकती। उसके लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया है कि इनको ही हम ये एड्स और अप्लायंसेस प्रोवाइड करेंगे। पहली बात तो ये होती है, 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी। पहला आता है कि वो बंदा या जो डिसेबल्ड पर्सन है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। बाहर की कंट्री का कोई सिटीजन होगा, हम उसको या सरकार उसको या ये डिपार्टमेंट जो है उसको एड्स एंड अप्लायंसेस प्रोवाइड नहीं करेगा। सेकेंड क्राइटेरिया आता है कि उसको जो है मोर देन 40 या 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, और उसका एक सर्टिफिकेट, सच्चा मतलब कि प्रूफ सर्टिफिकेट जो है उसके पास होना चाहिए कि हाँ उस पर्सन की डिसेबिलिटी है 40% या 40% से ज्यादा, तभी हम उसको एड्स एंड अप्लायंसेस प्रोवाइड करेंगे। थर्ड क्राइटेरिया आता है कि उस पर्सन की इनकम जो है वो 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचोगे अगर वो बच्चा हो तो अगर बच्चा हो तो उसके पेरेंट्स या गार्डियन की भी जो इनकम है वो 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्राइटेरिया आता है कि जब हम जैसे आज के साल में उसने अप्लाई किया कि भाई मेरी इनकम इतनी है और मतलब 20,000 से कम है और मेरे को जो है ये एड्स एंड अप्लायंसेस चाहिए, तो वो सरकार इसके अंदर चेक करेगी कि उसने पिछले 3 सालों में उसने जो है कोई भी ऐसी किसी भी सोर्स से जो है ऐसी एड्स एंड अप्लायंसेस को मतलब उसके पास नहीं थे तो ही उसको प्रोवाइड की जाएंगे। अगर पिछले 3 साल में अगर उसके पास थे तो नहीं किए जाएंगे, मतलब 3 साल का गैप होना चाहिए। लेकिन 12 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए ये जो टाइम लिमिट है वो 1 साल की गई है।
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके अंदर एडीआईपी स्कीम भाई किसको दे सकते हैं, किसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एडीआईपी स्कीम क्या करती है, ग्रांटिंग एड्स भी प्रोवाइड करती है, यानी पैसे देती है किसी एनजीओ को, भाई किसी नेशनल इंस्टीट्यूट को, कोई स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई अगर कोई इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, या फिर एक आता है ALIMCO, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनको जो है पैसे प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि एड्स एंड अप्लायंसेस जो है बना सके और डिसेबल्ड पर्सन को दे सके। ये था रोल ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब पढ़ते हैं हम रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, DOE। रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इन्होंने जो है भाई इंक्लूसिव एजुकेशन को सेटअप किया है ऑन द मतलब की प्रिंसिपल्स लिए हैं, राइट टू एजुकेशन जो 2009 में एक्ट आया था, और दूसरा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। उनके प्रिंसिपल्स के बेस के ऊपर इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया है, उसके बेस के ऊपर ही इंक्लूसिव एजुकेशन को सेटअप किया है स्कूल्स के अंदर। दूसरा जो है एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर स्पेशल नीड्स ग्रुप्स भी इन्होंने जो है बनाया है कि भाई जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, जैसे इसके अंदर आते हैं एक तो डिसेबल्ड पर्सन हो गए, दूसरे जो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है जैसे SC एंड STs वगैरह, और भाई गर्ल्स वगैरह को भी इंक्लूड किया गया है जिनको मतलब कि एजुकेशन से वंचित किया जा रहा था हमारी सोसाइटी के अंदर, तो उन सबको जो है इंक्लूड किया गया है। उसका काम क्या क्या होता है, उसका काम होता है रिसर्च और रिव्यू करना, कि जो एक्टिविटी हो रही है उसको रिव्यू करना और रिसर्च करना कि कैसे जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इंक्लूसिव करिकुलम, अच्छा सॉरी डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव करिकुलम, की जो इंक्लूसिव करिकुलम है उसका डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव करिकुलम बनाए। हमने पिछली सब यूनिट में पढ़ा था कि करिकुलम को हमें चेंज करना चाहिए ताकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सके, सबकी नीड्स के अकॉर्डिंग करिकुलम को डेवलप किया जाना चाहिए, तो इस चीज को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टीचर्स के लिए भी, स्पेशल एजुकेटर्स हो या फिर जनरल टीचर, सबके लिए जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और ये ट्रेनिंग ना दो तरीके से हो सकती है, या तो फेस टू फेस हो जाए या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आता है एक एडुसेट EDU SAT, उससे भी जो है एजुकेशन की ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जाती है ताकि भाई टीचर को जो है टाइम के साथ अपडेट हो या कोई ऐसी ट्रेनिंग कोई मेथड सिखाया जाए ताकि उसकी जो है वो बच्चों के अच्छे से पढ़ा सके। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एडवाइस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है भाई, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो या डिपार्टमेंट्स हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनको एडवाइस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कुछ इंक्लूसिव एजुकेशन, अब पढ़ते हैं कुछ इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं। हमने पढ़ा था अबाउट दी सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ा था हमने, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ा था, देन IEDSS के बारे में पढ़ा था, इंडिविजुअल एजुकेशन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन फॉर डिसेबिलिटी एट सेकेंडरी स्टेज, की सेकेंडरी स्टेज के ऊपर जो हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान का क्या होता है, वो 6 to 14 ईयर्स के वाले बच्चों के लिए होता है कि 6 to 14 ईयर्स वाले बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये IEDSS जो है मतलब कि वो सेकेंडरी स्टेज के लिए यानी 9 to 12 क्लास के लिए है, तो उसके अंदर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए सभी बच्चों को। और एक NCERT ने भी एक पोर्टल बनाया है फाउंडेशनल लिटरेसी के लिए, बरखा। बरखा के अंदर क्या है, रीडिंग सीरीज फॉर ऑल, इसके अंदर बुक्स वगैरह प्रोवाइड की गई है, स्टोरी बुक्स हो या कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव बुक हो जो प्रोवाइड की गई है, इसको भी जैसे लाइब्रेरीज के अंदर प्रोवाइड किया गया है ताकि बच्चे जो है उसको पढ़ सकें। और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी इसको मतलब कि दिया गया है कि बरखा ऑनलाइन सीरीज NCERT की वेबसाइट पे या फिर ई पाठशाला की वेबसाइट पे कि बच्चे जो है इसको पढ़े और समझे ताकि बच्चों के अंदर जो है एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो। और भाई अगर किसी को रीडिंग करना आता है और रीडिंग वो भी समझने वाला रीडिंग यानी फाउंडेशनल लिटरेसी को हम एस्टेब्लिश कर सके, तो ये NCERT ने सेटअप किया है। तो ये कुछ इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम से, और इन सब का जो मोटिव है वो यही है कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करें, सभी बच्चों की एजुकेशन हो सके, कोई भी बच्चा वंचित ना हो एजुकेशन से, मतलब कि किसी बच्चे को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए एजुकेशन के फील्ड के अंदर। और एक बात और आती है कि हम बच्चों को क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करें, कि जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड करो। और एक बात और, यूनिवर्सलाइजेशन हो एजुकेशन का। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब कि हर, जैसे हमारी पूरी कंट्री है तो उसके अंदर 5th क्लास के अंदर अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो वो सभी स्टेट्स के अंदर या सभी पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर 5th क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए। ये नहीं हो कि किसी के अंदर 3rd क्लास में पढ़ाया जा रहा है, किसी में 6th में पढ़ाया जा रहा है, तो यूनिवर्सलाइजेशन नहीं होगा।
यूनिवर्सलाइजेशन जो हो एजुकेशन का। और जो ये बरखा है वो यूडीएल का जो पहला प्रिंसिपल पढ़ा था हमने उसके ऊपर बेस्ड है कि रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो बुक्स वगैरह प्रोवाइड की गई हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर, उसके अंदर वो प्रिंट फॉर्मेट में भी है, दूसरी बात वो ऑडियो फॉर्मेट में भी है और विजुअल फॉर्मेट में भी है, ताकि जो बच्चा जो है वो हर एक तरीके से पढ़ सके। और इवन साइन लैंग्वेज के अंदर भी प्रोवाइड की गई है कि बच्चा आराम से कभी भी जब चाहे कंफर्टेबल प्लेस या पोजीशन पे इनको पढ़ सके। तो इस तरीके से जो है ये कुछ इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ने, डीओई ने इनमें मिलकर बनाए हैं। और भी अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रमोट हो, वो सब यही चाहते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट हो एंड सब बच्चों को क्वालिटी की एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाए। तो ये 3 सब यूनिट्स हमने इस वीडियो में की है। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने किया स्पेशल स्कूल्स और इंक्लूसिव स्कूल्स के बारे में, देन हमने किया स्पेशल एजुकेटर्स एंड जनरल टीचर्स में क्या डिफरेंस होता है, उनकी सेम ड्यूटीज भी होते हैं, सेम स्टूडेंट्स भी होते हैं। देन हमने किया अबाउट द रोल ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।